चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दो चीजें लिखी हुई दिख रही है। पहला, त्रिभुज के अंतःकोण के योग का गुण। ठीक है, ये चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी। और दूसरा क्या पढ़ाया गया था? त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण, यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये दोनों ही चीज पढ़ाया गया था, एक बार रिवाइज करते हैं। तो पहला, त्रिभुज के अंतःकोण के योग के बारे में क्या बताएगा कि आप कोई भी त्रिभुज बनाओ, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, तो इसमें कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। होमवर्क आपको बुक में ही करनी है, और अगर बुक नहीं है तब आप किसी भी कॉपी में कर सकते हो, एक अलग कॉपी बना के, है ना। तो यहाँ पर जो तीनों कोण होते हैं, तो इन तीनों कोण को अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी, तो हम क्या कहेंगे? कोण ए, कोण बी और कोण सी। तीनों ही कोण का योग कितना होगा? सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, ये नहीं मैं लिख रहा। सभी लोग बताएंगे कि तीनों कोणों का योग कितना होगा, ये चैट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो सभी को पता है ये तीनों ही कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये किसी भी त्रिभुज में ये सही होता है। ठीक है, ये पढ़ाया गया था लास्ट क्लास में। दूसरी चीज क्या पढ़ाई गई थी? अगर हम कोई भी, अच्छा माइक सभी लोग बंद रखें। अगर हम कोई सा भी त्रिभुज बनाए, अब इसकी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, तो इस वाले कोण को क्या कहते हैं? इस वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं, है ना। इस वाले कोण को बाह्य कोण कहते हैं, जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है। अब इस कोण का मान कितने के बराबर होगा? अगर हम यहाँ पर कोण ए, कोण बी और कोण सी लिख दें, और ये एक्स है, तो मुझे ये बताएं कोण एक्स का मान कोण ए प्लस सी के बराबर होगा, कोण एक्स का मान ए प्लस बी के बराबर होगा, या कोण एक्स का मान बी प्लस सी के बराबर होगा? ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। ये बताएं एक बार कौन सा सही होगा? चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। सर, ए बी के एक बार। हाँ, चैट सेक्शन म्यूट कर अपने आप का माइक ऑन करके नहीं बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर कोन एक्स का मान ए प्लस बी के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये जो बाहर वाला कोन होता है, इसका मान जो होता है, इसके साथ जो कोन लगा हुआ अंदर वाला, इसको छोड़ देना था, है ना। इस वाले कोन को छोड़कर जो भी अंदर में बाकी दो कोन है, इनके योग के बराबर, तो हम क्या कहेंगे? कोन एक्स का मान ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, ये सारी बातें याद है या नहीं? सभी लोग बताएंगे। ये सारी नेक्स्ट क्लास में, अगली पिछली क्लास में पढ़ाई गई थी। वाई या एन? यस सर। चलिए, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो अभी क्या है, हमेशा की तरह एक रिकॉल क्वेश्चन, है ना। अभी आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, और आंसर आपको कहाँ करना है? आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो अभी कोई भी चैट में कोई लिख नहीं पाएगा, क्योंकि चैट को भी मैंने बंद रखा है। जैसे जो बच्चे अब ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनको ध्यान देना है कि क्लास हमेशा 5:30 बजे ज्वाइन करनी है, 5:30 के पहले ही ज्वाइन करनी है, तभी आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, क्लास टाइम पर ज्वाइन करना है। सॉरी सर, वो लेट हो गए थे थोड़ा। कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट क्लास से आप ध्यान रखोगे। सर हमारा मोबाइल में स्पेस नहीं, इसलिए हम दूसरे अपने दोस्त के मोबाइल में से कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप एक सारे नंबर सही डालना। ओके सर। ठीक, अगर दो बच्चे एक साथ ज्वाइन करते हो तो दोनों ही को सारे नंबर डालना है। सर हम दो जुड़े हुए हैं। हाँ, तो दोनों ही का सारे नंबर आपको डालना है। मैं डाल दिया सर जी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन करें। अच्छा, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। तो यहाँ पर देखें, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो उनके माप कितने होंगे? काफी आसान सा क्वेश्चन है। मैं चैट को कुछ ही देर में, पोल को कुछ ही देर में बंद कर दूंगा। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से जाएं और पोल सेक्शन में आंसर करें। अगर तीनों ही कोण बराबर है तो सभी कोणों के माप कितने होंगे? चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड में पोल को एंड कर रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सर है ना। 5,
कोई कुछ बोल रहा है क्या? 5 4 3 2 1, है ना? अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और कोई भी डाउट होगा तो कहाँ लिखोगे आप? चैट सेक्शन में लिखोगे। अच्छा, अब मैंने पोल को एंड कर दिया, अब किसी को नहीं दिखेगा, और अगर पोल नहीं आ रहा तो आपको गूगल मीट को अपडेट करना है। चलिए, तो ध्यान से देखेंगे अब। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों ही कोण बराबर हैं, तो तीनों ही कोण के माप कितने होंगे? तो यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने कोई त्रिभुज बना लिया। ठीक है, अगर किसी का पोल फिर भी नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है? जैसे ही मैं पोल को एंड कर दूं, उसी समय मैं चैट को ऑन कर देता हूं। ठीक है, तो चैट को ऑन कर दूंगा, तब आपको चैट में आंसर दे देना है ना? अगर किसी का पोल नहीं आता, मान लो वह त्रिभुज एबीसी है, तो हम क्या कह सकते हैं? कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों ही का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। अब यहां दिया गया है कि तीनों ही कोण के मान बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही कोण के मान x मान लिया। ठीक है, सभी के मान बराबर है तो तीनों ही को x ले लिया, है ना? तो अब कोण a की जगह भी मैंने x रख दी, कोण b की जगह भी x रख दिया, और कोण c की जगह पर भी x रख दिया, है ना? तो ये 180 डिग्री। अब x कितना होगा? 3x होगा। ये तो अलजेब्रा है, ये सभी आपको पता होगा। तो यहां से x का मान आप कितना निकालोगे? 180 डिग्री बटा 3, यानी 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? तीनों ही कोण के मान कितने होंगे? 60 डिग्री होंगे, है ना? तभी जाके तीनों ही कोण के मान 60 डिग्री होंगे। तो तीनों को जोड़ोगे तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया या नहीं? वाई या एन? सभी को समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलिए, समझ में आ गया। ठीक है, और यह त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अच्छा, कोई एक बच्चा है जो अपना माइक ऑन रखा है, तो अपना माइक आप बंद रखें। चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पाइथागोरस थ्योरम, आज की पहली टॉपिक, जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना? तो अब जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसके बारे तो में ये, पता है। हाँ, पाइथागोरस जिनको पता है वो भी ध्यान से सुनेंगे बस। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं रिवीजन होगी तो आपको फायदा होगी, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम आपके क्लास 9th 10th और आगे भी, अगर आपने मैथ्स लिया तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर जी, चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करोगे और फिर से ज्वाइन कर लोगे तो मेरी आवाज आने लगेगी, है ना? बाकी सभी को आवाज आ रही है, तो हो सकता है नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो आप एक बार लेफ्ट करोगे, ज्वाइन कर लोगे, आवाज आने लगेगी। चलिए, तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। अच्छा, इस थ्योरम का नाम पाइथागोरस थ्योरम क्यों है ना? तो पाइथागोरस बस कोई विशेष कारण नहीं है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, या कह सकते हो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। तो उन्होंने ही ये नियम दिया। तो उन्हीं के नियम का नाम क्या है? पाइथागोरस नियम, या पाइथागोरस प्रमेय, या पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इस नियम का नाम रख दिया गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगता कहाँ पर है? त्रिभुज में लगता है। कैसे त्रिभुज में लगता है? तो समकोण त्रिभुज में लगता है। हमेशा पाइथागोरस का जो रूल होगा, जो भी नियम है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ। सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, बाकी सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, सर आ सभी, रही है। तो नेटवर्क सर, इशू आ रही है। होगा। हाँ, सभी को मेरी आवाज आ रही है। तो आपका कुछ नेटवर्क इशू है। आप एक बार ये कोशिश करो कि जहां पर आपके घर में नेट अच्छा आता हो उस जगह पर चली जाओ। सभी को आवाज आ रही है ना? अगर हमारे तरफ सर से आवाज सबको की कोई आवाज आ दिक्कत रही, होती बहुत है, सही आवाज। हाँ, किसी को भी अगर हमारे तरफ से कोई दिक्कत होता है तो हमें पता चल जाता है ना? आ रही है, सभी को आवाज आ रही है। हाँ, तो ये समझना कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए ही लगेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के लिए ही यह नियम है, और कोई त्रिभुज में नहीं लगेगा। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है? सिर्फ और सिर्फ
समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। ठीक, अच्छा, अगर समकोण त्रिभुज हमने देख लिया, ये देखा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है समकोण त्रिभुज के लिए ही लगेगा, तो समकोण त्रिभुज को पहले समझ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो भुजाएं होती है उसके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर आप त्रिभुज एबीसी को देखो तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो हमें दिख रहा है कि कोण बी जो है यह 90 डिग्री का है, इसलिए त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मैं इंग्लिश में ही समझा दूंगा। तो यहां पर समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर 90 डिग्री के सामने जो भी भुजा आपको दिखती है, जो भी साइड आपको दिखती है, ये सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड यही होगी, है ना। और इसे क्या नाम देते हैं, इसे कर्ण या हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, हाँ मैं इंग्लिश में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो कोई भी अगर आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, अगर मैं इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाया, अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P जो है यह 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा दिख रहा है इसमें, ये क्यू आर है ना। तो क्यू आर को आप क्या कहोगे, कर्ण कहोगे, यानी हाइपोटेन्यूज कहोगे। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना, कर्ण कहेंगे। और यह हाइपोटेन्यूज इस त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा होगी, हमेशा ऐसा सही होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी और उसका एक स्पेशल नाम है कर्ण। ठीक है, अब बाकी जो दो भुजा बच गई, यहां पर और कौन सी भुजा दिख रही है, अगर त्रिभुज एबीसी को आप देखो तो एक भुजा ए बी दिख रही है और एक भुजा बीसी दिख रही है। तो इन दोनों भुजाओं का क्या नाम है, तो इन दोनों भुजा में आप किसी को भी लंब और किसी को भी आधार बोल सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप लोग क्लास 9th में हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले को यहाँ पर हम आधार बोल रहे हैं, है ना। इस वाले में क्या कहेंगे, बीसी क्या है, आधार है। यस कहेंगे ना सर। ए बी को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, है ना। लेकिन कोई फिक्स है क्या, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ए बी को ही लंब बोले और बीसी को ही आधार बोले, यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर त्रिभुज पी क्यू आर को देखो तो आप किसे लंब बोलोगे, किसे आधार बोलोगे, यहाँ तो कोई भी भुजा, आप त्रिभुज पी क्यू आर को देखो ध्यान से, तो इसमें कोई भुजा नीचे की तरफ आपको नहीं दिख रही है, तो आप किसे लंब बोलोगे, किसे आधार बोलोगे, आप नहीं कह सकते। तो किसी को भी आप या तो पी क्यू को बोल दो आधार और पी आर को लंब, है ना। इसके बारे में और डिटेल में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। ठीक है, क्लास 10th में और डिटेल में पढ़ोगे कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, है ना। लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार मतलब बेस। ठीक है, ये समझ में आया, यस या नो। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। बाकी दोनों भुजा जो बच गई उसमें से किसी भी एक को हम लंब बोलेंगे, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और किसी भी एक को आधार यानी बेस कहते हैं। ठीक है, ये काफी आसान सा चीज है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि समकोण त्रिभुज में तीनों ही भुजा को क्या क्या कहते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या लिखा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसे हम लोग एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर अगर मैंने कोई एक समकोण त्रिभुज बनाया और इसका नाम है एबीसी, तो बताएं यहां पर कर्ण कौन सा है, कर्ण आपको दिख रहा है ये वाला, एसी क्या है, कर्ण। ठीक है, अब ए बी को हमने क्या कहा, लंब, और बीसी को आधार। ठीक है, कर्ण को क्या हाइपोटेन्यूज करते हैं इंग्लिश में, तो इसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर करते हैं तो इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आधार को बेस करते हैं इंग्लिश में,
तो इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। लंब को पी से और आधार को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब यहां पर देखो क्या लिख रखा है, कर्ण का वर्ग। अच्छा, किसी सभी को पता है क्या वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग के बारे में तो सभी को पता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्वायर, है ना। अच्छा सभी लोग बताओगे 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग कितना होगा? चैट सेक्शन में सभी लोग लिखकर बताएंगे, ठीक है। तो 5 का अगर मैं आपसे वर्ग पूछूं तो आपको 5 स्क्वायर लिखना है और इसका आंसर 25 होगा, ठीक है। अगर मैं 15 का वर्ग पूछूं तो इसका आंसर 225 होगा। अच्छा कोई एक बच्चा ऐसा है जो अपना माइक ऑन रखा है, अपना माइक सभी लोग बंद कर दें। सभी लोग अपना माइक बंद रखें, अदरवाइज किसी को मेरी आवाज नहीं जाएगी। अच्छा सभी लोग चैट सेक्शन में बताएं मेरी आवाज आ रही है या नहीं, सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं। चलिए आ रही है तो देखते हैं अब आगे। चलिए हाँ, तो वर्ग के बारे में आप सभी को पता है, तो हम ये कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजा यानी आधार और लंब के वर्ग, यानी हम कह सकते हैं आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, और इन दोनों को जोड़ दे तो यही पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिखा दिख रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा अभी काफी बार, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब और आधार के स्क्वायर के यानी वर्ग के जोड़ के बराबर होगा, है ना। यह चीज आप या तो अपने कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कर्ण कौन सा है आपको दिख रहा है इस फिगर में, कर्ण कौन सा है? AC है ना, AC कर्ण है। तो हम क्या कह सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस मतलब आधार, आधार कौन सा है? BC है ना, आपको दिख रहा है बेस BC है, तो हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर यानी लंब का वर्ग। लंब कौन सा है? तो यहाँ साफ लिख रहा है AB, है ना, तो हम लिखेंगे AB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी समकोण त्रिभुज में ऐसे आप लिख सकते हो। हाँ इंग्लिश में तो लिख दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मर्जी, या आप इस तरीके से इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया, यस या नो, ये समझ में आया या नहीं? चलिए तो एक बार और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। तो यहां पर आपको एक त्रिभुज इस तरीके से दिख रहा है और इसका नाम क्या है इस त्रिभुज का? X Y Z, और यहां पर 90 डिग्री बन रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, कर्ण कौन सा हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने जो कोण आपको दिख रहा है इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब किसी को भी आप लंब कह सकते हो, इसको मैंने लंब कह दिया और इसे मैंने आधार कह दिया, है ना, यानी इसे P कहा परपेंडिकुलर, इसे हाइपोटेन्यूज कहा H और इसे बेस कहा B, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, या आप पहले आधार मैंने लिखा है तो क्या लिखना चाहिए, पहले B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यानी H कौन सा है? हाइपोटेन्यूज YZ, है ना, तो YZ का जो स्क्वायर होगा
वो बी स्क्वायर यानी XY का स्क्वायर प्लस XZ का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको सावधानी से लिखना है, स्क्वायर हमेशा लगाना है। अगर आप ये वर्ग नहीं लगाओगे, YZ का स्क्वायर अगर इस तरीके से नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सही होगा या नहीं, सभी लोग बताएंगे आंसर। अगर इस तरीके से कोई एक त्रिभुज बनाया गया और अगर मैं बोलूं इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये लिखना सही होगा क्या कि AC का जो लंबाई होगा AB प्लस BC यानी 6 + 8 यानी 14 सेंटीमीटर। ये सही होगा या गलत होगा, यस या नो? अगर सही है तो Y लिखेंगे, गलत है तो N लिखेंगे। ऐसा होगा या नहीं, सभी लोग ध्यान से देखकर बताएंगे। तो हाँ, ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया तो ध्यान से देखिएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके से आप लिख दोगे AC बराबर AB प्लस BC तो गलत हो जाएगा। हाँ, स्क्वायर भी लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखना है। और सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो ये जो सबसे बड़ा भुजा है कर्ण, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह AB स्क्वायर यानी आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे तब जाकर सही होगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताएंगे वाई या नहीं, इसमें कोई डाउट है क्या? ये समझ में आ गया? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया, अगर मैं लिख रहा हूं AB का जो स्क्वायर है यह 16 के बराबर है, तो AB का मान कितना होगा ये बताएंगे। अगर AB स्क्वायर का मान 16 के बराबर है तो AB का मान कितना होगा? 8 होगा, 4 होगा, 32 होगा या 64 होगा? ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सर 8। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर काफी बच्चों के आंसर 8 आ रहे हैं और काफी के आंसर 4 आ रहे हैं। 32 और 64 तो किसी के नहीं आ रहे, तो यही देखते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। सर 4 आएगा। हाँ, 4 आएगा। ध्यान से देखिएगा, जो भी 8 बोल रहे हो वो ध्यान से देखे कि आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर आप देखो 16 को क्या लिख सकते हो, AB स्क्वायर का मतलब क्या होता है, AB को 2 बार गुना किया, है ना। AB स्क्वायर का मतलब AB को 2 बार गुना किया। तो आपको देखना है किस नंबर को 2 बार गुना करने से 16 आएगा, या किसका स्क्वायर, किसका वर्ग करोगे तो 16 आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो हम लिख सकते हैं AB का जो स्क्वायर होगा 4 के स्क्वायर के बराबर है, तो AB जो है 4 के बराबर होगा। ठीक है, ये आया या नहीं आया? अच्छा, माइक बंद कर देंगे अपना। अमित कुमार और ही मनसू के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक आप बंद रखोगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देंगे, आप लोग सभी लोग क्लास 9th के स्टूडेंट हो, तो आपको 1 से लेकर 20 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए। 1 से 20 तक सभी नंबर के वर्ग आपको एक कॉपी में लिख लो और आपको याद होने चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 16 का वर्ग कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 256 होता है ना। तो 1 से 20 तक याद होना चाहिए। 20 से 25 तक मतलब होना, तो आप 1 से 25 तक अगर याद कर लो तो काफी अच्छी बात है। क्लास 9th में 1 से 25 तक ही यूज होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 20 तक याद करें। 1 से 20 तक अगर याद हो जाए तो 1 से 25 तक याद कर ले। ठीक है, इतना आपको करना है। तो 1 से 25 तक सभी नंबर के वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ याद है तो अच्छी बात है। चलिए, अच्छा सभी लोग ये बताएंगे, अगर मैं कह रहा हूं एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर का मान मैं कह रहा हूं 324 है, तो एक्स का मान कितना होगा? जल्दी से सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर का मान 324 है तो एक्स का मान कितना होगा? सभी लोग चैट में बताएं।
हाँ, तो आपको ये देखना है किस नंबर का स्क्वायर 324 होता है, किस नंबर को हम वर्ग कर दें तो 324 मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, 324 कैसे मिलेगा, 18 गुना 18, 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो 1 से 20 तक आपको सभी याद होने चाहिए। तो आप क्या कहोगे, इस तरीके से देखो, यहाँ इस तरीके से सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर अगर 324 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे 18 का स्क्वायर के बराबर। फिर क्या बोलेंगे, अगर एक्स स्क्वायर 18 के स्क्वायर के बराबर है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर को हटा दें तो हम कहेंगे x का मान 18 के बराबर हो, है ना। ये समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताएंगे, y या n। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आ गया सर। ठीक है, ये सभी चीज अगर समझ में आ गई तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं लिखेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो अभी चैट में इसका कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। चैट को मैं बंद कर रहा हूं और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में आंसर देना है। तो इस त्रिभुज में आप देखें कि अगर दो भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो ये कर्ण की लंबाई बताएं, यानी कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। अच्छा, 1 से 25 तक का स्क्वायर आपको कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी बुक में आप खोज सकते हो, तो आपको मिल जाएगा वो, आप वहां से याद कर लेना। सभी लोग सोल्व करेंगे कि यहाँ पर कर्ण का लंबाई कितना होगा। सर हो गया। हाँ, हो गया तो अच्छी बात है, बस वेट करेंगे। जैसे ही बाकी सभी बच्चे आंसर देंगे फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। सर हो गया। हाँ, जिसका हो गया कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। आप जैसे ही आंसर देते हो मुझे पता चल जाता है। तो बाकी सभी बच्चे आंसर कर देंगे फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए 5 सेकेंड और है आपके पास। अच्छा, आपको ध्यान देना है कि आपका माइक कभी क्लास में ऑन नहीं हो, क्योंकि ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। जितने बार अपना माइक ऑन करते हो रिकॉर्डिंग में आती है, ये अपने क्लास को डिस्टर्ब की, है ना। तो आपको माइक हमेशा बंद रखना है। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और किसी का अगर पोल नहीं आता तो आप चैट सेक्शन में अब आंसर दे सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले आप देखो तो कर्ण किसे कहोगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनते दिख रहा है इस त्रिभुज में। तो ये सामने 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी इस वाले को हम कर्ण बोलेंगे, है ना। यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया गया त्रिभुज को, तो हम कहेंगे ये जो भुजा हमें दिख रही है 90 डिग्री के सामने वाला, उसे ही हम कर्ण बोलेंगे। और यही भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, काफी लोग के आंसर सी है, सबसे ज्यादा आंसर सी आए, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर सी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि इसका आंसर सी नहीं होगा। चलिए, तो अब आप देखोगे ध्यान से कि आपका आंसर गलत क्यों हो गया। ठीक है, अब देखेंगे क्या आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अब कोई आंसर नहीं लिखेगा चैट में, मेरी बात सुनेंगे, सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री के सामने कौन सा कोण है, कौन सा भुजा है, ये वाला। तो इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण। अब हम क्या कह सकते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, कर्ण का जो स्क्वायर होता है या लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब मैंने इसे क्या कह दिया, आधार कह दिया, और इस वाले भुजा को लंब कह दिया, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसे लंब कहेंगे, इसे आधार कहेंगे। अब कर्ण का स्क्वायर कितने के बराबर होगा,
लंब का स्क्वायर, यानी लंब तो हमें दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर, मतलब आधार का मान 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो हम लिख देंगे 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से फिर से हमें मिलेगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर का मान कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर का मान 16। तो यहां से हमें पता चला कर्ण का जो स्क्वायर है यह 25 के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर कर्ण का स्क्वायर 25 का बराबर है, कर्ण का वर्ग 25 के बराबर है, तो कर्ण का मान कितना होगा? तो आपको देखना होगा कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हम वर्ग कर दे तो 25 मिल जाए। सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे किस नंबर को आप स्क्वायर करोगे तो 25 मिलेगा। हाँ, तो आप कहोगे कर्ण का स्क्वायर अगर 25 है तो हम 25 को क्या लिखेंगे? 25 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, है ना। तो अभी अभी मैंने आपको यही बताया था, अगर कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है तो दोनों ही तरफ से अगर हम स्क्वायर को हटा दे यानी वर्गमूल ले लें तो क्या कहेंगे? कर्ण का मान 5 के बराबर होगा, यानी 5 सेंटीमीटर। ये समझ में आया या नहीं आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, काफी बच्चों ने क्या किया, मैक्सिमम सभी के आंसर थे 7 सेंटीमीटर, तो आपने क्या किया 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को जोड़कर यहाँ 7 लिख दिया, जो बिल्कुल इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो यह बिल्कुल गलत होगा, तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करेंगे। इस बार कोई भी 25 सेंटीमीटर होगा। नहीं, 25 नहीं होगा, अभी तो बताया इसका सर आंसर 5 सर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का मान 100 है तो एक्स का मान कितना होगा? अगर एक्स स्क्वायर का मान 100 है तो एक्स का मान तो 10 होगा ना, तभी तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा। तो यहाँ पर आप इस स्टेप को देखो ध्यान से, ये वाली स्टेप को देखो, तो यहाँ आपको दिख रहा है कर्ण का स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर लगा रखा है दोनों तरफ, तो कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो कर्ण का मान तो 5 होगा ना। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, तो x का मान 5 होगा। समझ में आया? ठीक है, अगर जाएंगे। हाँ, स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे क्योंकि वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर फिर से आपको पोल सेक्शन में ही जाकर करना है, और इस बार कोई गलती नहीं करेगा। ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर x का मान कितना होगा। यहाँ पर एक दरवाजा है या बिल्डिंग है और उसके सहारे एक सीढ़ी लगा के रखी गई है, तो यहाँ पर x का मान आपसे पूछा जा रहा है, मतलब सीढ़ी की लंबाई पूछी जा रही है। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है कि सीढ़ी की लंबाई बताएं। अच्छा, आराम से करेंगे सभी लोग इसका आंसर, अभी आपके पास समय है। अच्छा, काफी बच्चों के आंसर गलत भी आ रहे हैं, तो ध्यान से कीजिएगा आंसर, और काफी कम बच्चों के आंसर अभी आए। तो पहले आप लोग सोल्व करें और देखें कि x का मान कितना होगा। सर 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। क्या बोला आपने, फिर से बताओ। सर 5 और 12 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। ये 5 और 12 तो किसी का नहीं होता, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 और 4 भी तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है।
तो आपको 5 का स्क्वायर करना है। देखो मैंने अभी क्या पढ़ाया, अगर आपने नोट किया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ट्राई करो, ऐसे मैं जब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हर क्वेश्चन से कुछ सीखने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, अब 10 सेकेंड और समय है आपके पास, 10 सेकेंड और दे रहा हूँ, काफी समय हमने इस क्वेश्चन को दिया क्योंकि इसमें आपको कुछ सोल्व करना था। ठीक है, 10 सेकेंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। अब 5 सेकेंड और है, आखिरी 5 सेकेंड है। 5 4 3 2 1। अब समय समाप्त है ना। अच्छा, जिनका पोल नहीं आ रहा तो जल्दी से आप चैट सेक्शन में आंसर लिखो, अभी मैं चैट में आंसर देख रहा हूँ। चलिए, तो क्या आंसर है और क्या सॉल्यूशन है। अच्छा, जिनके आंसर गलत हो या सही हो, किसी को घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं, मुझे ये दिख रहा है कि क्या इसका आंसर, यस या नो लिखकर बताइए, क्या इसका आंसर 17 सेंटीमीटर होगा क्या। 5 को और 12 को हम अगर हम जोड़ दें तो ये 17 सेंटीमीटर होगा क्या सीढ़ी का लंबाई। तो ये तो आपको पता है कि 17 तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो अपने एग्जाम में, तो यह तो नहीं होगा। अच्छा, हमें ये पता है कि ये जो दरवाजा है यह बिल्कुल सीधी दरवाजा, या कोई बिल्डिंग अगर होती है, मान लो अगर इस तरीके से, तो कोई बिल्डिंग इस तरीके से तिरछी तो नहीं खड़ी होती, बिल्डिंग हमेशा सीधी खड़ी होती है ना। तो यानी जमीन से बिल्डिंग 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको पता होगा। यहाँ पर दिया नहीं जाएगा कि यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि बिल्डिंग जो भी होगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी जमीन से। तो यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिख रहा है, इस तरीके से आप एक त्रिभुज बना सकते हो अपने मन में, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर एक त्रिभुज बनते हुए हमें दिख गया। ठीक है, अब अगर इस बिल्डिंग की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ये वाले बिल्डिंग की लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे ये, अगर मैं त्रिभुज का नाम दे दूं ए बी सी, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि ए सी की जो लंबाई है यह 12 सेंटीमीटर है। कह सकते हैं ये वाली भुजा की भी लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो ये हमें मिल गई ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये BC, ये नीचे वाला का लंबाई दिया रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, AB की लंबाई। अब AB को आप क्या कह सकते हो, ये तो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने दिख रहा है हमें। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कर्ण कहेंगे। यानी x क्या है, x कर्ण है। तो हमें कर्ण निकालना है, कर्ण की लंबाई निकालनी। इतना समझ में आया या नहीं। आपको इसी तरीके से एग्जाम में सोचना पड़ेगा। तो इतना आया या नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब क्या सोचते हैं, अब हम ये सोचते हैं कि अच्छा, यहां पर यह भी हमें पता है कि कर्ण जो होता है वो किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है ना। ये बताया था अभी मैंने कि कर्ण जो होता है उस त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब जो कर्ण होगा यह 12 से भी बड़ा होगा और 5 से भी बड़ा होगा। तो हमें यहां से पता चल गया कि ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो 12 से छोटा है और 8 भी 12 से छोटा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया। बस इस तरीके से भी सोच के आप कह सकते हो कि हमारा आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सोल्व करना है, इस तरीके से हमेशा आंसर नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन इस वाले को ऑप्शन को देखो, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 17 तो हमारा आंसर नहीं हुआ, 7 इसलिए नहीं होगा, कर तो सबसे बड़ा होगा, 12 से भी बड़ा होगा। हाँ, इसे और मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। तो डी भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह 12 से छोटा है ना। तो ये दोनों ही नहीं हो सकते, इसलिए 13 होगा। अब हम सोल्व करते हैं कि 13 क्यों होगा। चलिए, तो हमें पता है AC की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा, हम इस त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है,
कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। हाँ, इतना पता है आपको, अभी अभी पढ़ाया गया। कर्ण कौन सा है? तो कर्ण आपको दिख रहा है भुजा ए बी, है ना। ये वाली ए बी जो दिख रही है ये कर्ण है। मैंने क्या लिखा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन सा है? आप देखो इस फिगर में ए सी को, तो ए सी हमारा लंब है, ए सी स्क्वायर। और आधार कौन सा है? बी सी आधार है, तो बी सी स्क्वायर। ठीक है, इतना में कोई डाउट है क्या किसी को? ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान था। अब सभी के मान रख देंगे। ए बी का स्क्वायर यानी कर्ल, ये तो हमें निकालना है, तो ए बी स्क्वायर यानी एक्स, है ना। ठीक है, ए सी की लंबाई कितनी है? तो ए सी की लंबाई हमें दिख रही है 12 सेंटीमीटर, है ना। तो ये हमें दिख रही है 12 का स्क्वायर। बीसी की लंबाई कितनी है? बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। क्यों कहा? क्योंकि ए बी ही एक्स है, ए बी बराबर एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। आपको ये याद होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, है ना। तो यहां से आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर 144 और 25 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 144 और 125 को जोड़ोगे तो 169 मिलेगा, 169। तो 169, ठीक है। तो यहां से आप बताओ, अगर एक्स स्क्वायर का मान 169 है तो आपको ये सोचना है किस नंबर को आप स्क्वायर करोगे या वर्ग करोगे तो 169 आता है। सभी लोग चैट सेक्शन में बताएंगे। 13 का, ठीक है। तो आप कह सकते हो एक्स का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, है ना। तो यहां से हम क्या कहेंगे? एक्स बराबर 13। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने पिछले क्लास में भी अभी अभी बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी, कि एक्स स्क्वायर अगर 13 का स्क्वायर के बराबर है तो हम स्क्वायर को स्क्वायर हटा देंगे और लिखेंगे एक्स का मान 13 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में एक्स यानी सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? 13, 13 होगी। यहाँ पर कुछ यूनिट नहीं लिख रखा, लिखना चाहिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। अगर मीटर दिया रहेगा तो मीटर लिखेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया कि इसका आंसर सी क्यों होगा? इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताएं, ये समझ में आया या नहीं? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस बार आपको सर बीसी की बैक ले जाओ। बीसी की लंबाई निकालनी है। तो अभी आपको क्या करना है? बीसी की लंबाई बतानी है। तो इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करें। यहां पर कर्ण की लंबाई दे रखी है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है उसकी लंबाई दे रखी है, तो आपको बताना है बीसी की लंबाई कितनी होगी। आप देखो बीसी भुजा कौन सी है। अच्छा, काफी कम आंसर आए हैं अब तक। सर आप जो बोल रहे हो इधर नीचे आ रहा है वो लिखा। क्या आप जो बोल रहे हैं मतलब मैंने समझा। आपको क्वेश्चन तो दिख रही है ना?
अच्छा, आप जल्दी से आंसर करेंगे, 10 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी देर से इस क्वेश्चन को समय दिया गया। अब 10 सेकंड में बस पोल को मैं एंड कर दूंगा। 10 सेकंड और है आपके पास अभी भी, लेकिन आंसर काफी कम बच चुके हैं। जल्दी से देखें कि यहाँ पर बीसी की लंबाई कितनी होगी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर मैं ये कह रही हूँ जो आप बोल रहे हो नीचे लिखा आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बताना चाह रहे हो। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है ना। सर मैं ये कह रही हूँ जो आप बोल रहे हो नीचे लिखा आ रहा है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है मेरी? क्वेश्चन तो दिख रही है ना? सर मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मैं क्वेश्चन वो छोड़ो, पहले ये देखो अभी के लिए क्या करो, जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, जो लिखा रहा है उसको आने दो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए तो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर बीसी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह त्रिभुज कैसा है। तो हमें दिख रहा है यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनते हुए दिख रहा है। अब 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहेंगे? 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं यह कर्ण है। ठीक है, एसी कर्ण है। ठीक, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर दी गई है। अब ए बी को हम क्या कहेंगे? ए बी को हम बार बार लंब कह रहे हैं, है ना, तो इसे हम लंब कह सकते हैं। और बीसी को क्या कहेंगे? बीसी को आधार कहेंगे, यानी बेस कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें तो हम लोग समझ में आ गया। अब हम क्या कहेंगे? इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या कहेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये समझ में आया नहीं? ये स्टेप मैंने कैसे लिखा, ये समझ में आया या नहीं? वाई या एन? चलिए, तो अब क्या करते हैं, जिसके जिसके भी मान पता है उसके मान रख देंगे। तो हमें पता है AC का मान कितना है? 25 मीटर, तो हम लिखेंगे 25 स्क्वायर। AB का मान कितना है? तो AB का मान 7 मीटर है, तो हम यहाँ लिख दिया 7 स्क्वायर। अब BC का मान कितना है? BC का मान तो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर लिख दिया BC स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसी को उल्टा करके लिख देते हैं, BC स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर। उसी इक्वेशन को फिर से लिख दिया। अब यहां से BC स्क्वायर आप कितना लिख सकते हो? 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं? 7 स्क्वायर को उस तरफ ले गया, है ना, तो घटा दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको याद हो तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। और 7 का वर्ग कितना होता है? 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक है, तो 625 में से 49 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो कितना मिलेगा? 576, है ना। तो BC स्क्वायर का मान कितना हुआ? 576। अब किसी को याद है क्या कि 576 किस नंबर का स्क्वायर है? किस नंबर को वर्ग करेंगे तो 576 आएगा? तो आपको 1 से 25 तक 24। ठीक है, तो आपको 1 से 25 तक याद रखना है। तो आप क्या कहोगे? BC का स्क्वायर जो है 24 के स्क्वायर के बराबर है, यानी 24 के वर्ग के बराबर है। तो बार बार इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर BC का स्क्वायर 24 के स्क्वायर के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं? BC जो है वह 24 के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 24 मीटर। तो BC की लंबाई कितनी होगी? 24 मीटर होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी,
तो जिन लोगों ने आंसर ए किया था, बी किया था या डी किया था, ये तीनों गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये समझ में आया या नहीं आया? या थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ क्या सर? ठीक है, इस तरीके से आप बना लोगे। यस सर, आ गया। ठीक है, अगर आ गया तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ना। लेकिन 1 से 25 तक आप सभी को वर्ग याद रखना है। अच्छा वीर सिंह, आपको जो भी नहीं समझ में आया तो अपना माइक ऑन करेंगे और माइक ऑन करके बता देंगे। वीर सिंह के नाम से जो भी बच्चा है अपना माइक ऑन करके बताएं कि आपका क्या डाउट रह गया। जल्दी से अपना माइक ऑन करके बता दें। ठीक है, जल्दी से या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग या फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अगली टॉपिक पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा समय है तो थोड़ी से और पढ़ लेते हैं ना। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो सर्वांग समता का नाम आप लोग सुने हो या नहीं? सभी लोग बताएंगे सर्वांग समता के बारे में कोई सुना है या नहीं? आप सभी लोग के सिलेबस में है। ठीक है, सभी लोग सुने हो। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में। ठीक है, अच्छा सर्वांगसम जो वर्ड है इसे आप अगर तोड़ोगे तो सर्वांगसम, मैं बार बार वर्ड पे इतना फोकस क्यों करता हूँ? जब भी पढ़ाता हूँ वर्ड को फोकस करो, वर्ड में ही सारी चीज छुपी हुई। शब्दों को अगर आप समझ जाओगे तो गणित आसान हो जाएगा। तो देखो सर्वांगसम कैसे बना, इस 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्व, अंग और सम। सर्वांग सम। ठीक है, सर्व अंग सम मतलब सर्व मतलब सभी चीज, अंग मतलब हिस्सा या पार्ट, है ना, हिस्सा या पार्ट, है ना, और सम मतलब इक्वल। तो अगर कोई दो आकृति के सभी हिस्से बराबर होंगे तो उसे सर्वांग सम कहेंगे। ये समझ में आया? किसी भी दो आकृति के, कोई भी दो चीज के सभी अंग बराबर होंगे तो उसको क्या कहेंगे, सर्व अंग समान, है ना। तो क्या कहेंगे, सर्वांग सम किसे कहेंगे, सर्व अंग समान। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए आपको वर्ड किस तरीके से बना गया। ठीक है, तो सर्वांग सम उसे ही कहेंगे। अब देखिए, कोई भी दो वस्तु, जरूरी नहीं कि मैथ्स में ही, सिर्फ गणित में ही नहीं, कोई भी दो वस्तु के अगर आकार और आकृति समान है तो वो दोनों सर्वांग सम होंगे। अब यहाँ पर दो चीज आई, आकृति और आकार। ठीक है ना, तो ये दोनों ही सेम होनी चाहिए। और दोनों का मतलब क्या हुआ? आकृति मतलब वो दिखने में कैसी है, ध्यान से देखिएगा। आकृति मतलब क्या होगा, वो दिखने में कैसी है। और आकार मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई क्या है, मतलब उसकी साइज क्या है। तो साइज मतलब आकार और शेप मतलब आकृति। उसका शेप कैसा है, दिखने में कैसा है, और उसका आकार क्या है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने एक पेंसिल लिया। ठीक है, ऐसे पेंसिल आप सभी ने देखी होगी, आप लोग यूज भी कर रहे हो। तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और पेंसिल अगर हमने ले लिया तो आप क्या कहोगे, ये दोनों आकृति कैसी है, ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी है, दोनों की आकृति तो सेम है ही, दोनों के आकार भी सेम है। तो हम क्या कहेंगे, ये पेंसिल 1 और पेंसिल 2 क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, हाँ सेम भी कह सकते हो, हर तरह से सेम होना चाहिए, है ना। तो अगर कोई दो चीज बिल्कुल सेम रहे हर तरीके से तो उसे ही हम सर्वांग सम कहेंगे मैथ्स में। ठीक है, ये दोनों बुक सर्वांग सम है या नहीं? आपको दिख रहा है ये दोनों की आकृति तो सेम है, बिल्कुल बुक के जैसे दिख रही है, और आकार भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये दोनों भी सर्वांग सम होंगे। पीछे करना। हाँ ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? सर एक बार उतार रही थी। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूं ना। चलिए, अब यहां पर देखें, अब इसमें आप क्या लिख रहे हो, आपको कहीं भी डेफिनेशन पूछे नहीं जाएगी, आपको बस दिमाग में ध्यान रखना है कि कोई भी दो आकृति अगर उसके आकार और आकृति सेम है तो उसे सर्वांग सम कहेंगे। आपको बस ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन या परिभाषा आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, है ना। तो आपको बस दिमाग में ध्यान रखना कि सर्वांग सम किसे कहते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब बताएंगे, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं टेबल नंबर 1
और टेबल नंबर 2 सर्वांग है क्या? यस या नो? नो। हाँ, बस अब क्लास एंड ही होने वाली है, अब क्लास एंड होने वाली है। चलिए, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं है क्योंकि इनकी आकृति भी अलग है और इनके आकार भी अलग है ना। तो हम कहेंगे ये दोनों अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। सर अच्छा ये पिक्चर बी भी नहीं है। अच्छा ये बताओ कि कुर्सी नंबर 1 और कुर्सी नंबर 2 ये दोनों तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, दोनों चेयर बिल्कुल सेम दिख रही है, दोनों कुर्सी, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम है क्या? यस या नो? नहीं भाई, ये सर छोटे हैं, कुर्सी छोटी है। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों के आकृति तो बिल्कुल एक जैसे है, ध्यान दीजिएगा, आकृति तो बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों ही कुर्सी है, बिल्कुल सेम दिख रही है, लेकिन दोनों के आकार अलग हैं, है ना। तो आकार अलग हैं, मतलब ये छोटी है, ये बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों के साइज अलग अलग है, तो ये दोनों सर्वांगसम नहीं होंगे। चलिए, ये सारी बातें समझ में आई नहीं, आज इतना ही तक रखेंगे। ये सारी बातें अगर समझ में आ गई तो चैट सेक्शन में वाई लिखेंगे। हाँ, साइज में डिफरेंस है, और अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, अभी होमवर्क नोट करना है, फिर क्लास छोड़कर जाएंगे। चलिए, अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई तो इसके आगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अभी क्या करेंगे, आपको होमवर्क नोट करना है।